इसको मैं रिकॉर्ड, अच्छा ठीक है, तो अब आ जाइए। तो इसको मैं 1 मिनट दोबारा आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, रिकॉर्ड हो जाएगा इसको दोबारा बताने में। ये हमने प्रूव करना है कि एक्स और वाई इवन इंटीजर्स हैं, तो क्या इनका सम इवन होगा या ऑड। तो हम प्रूव करते हैं कि दो इवन इंटीजर्स का सम भी इवन होगा। तो एक्स इवन है तो इसके फॉर्म में 2k, और जहाँ पे k कोई भी इंटीजर है, y भी इवन नंबर है तो इसके फॉर्म में 2m, m कोई भी इंटीजर है। ये दोनों लेटर सेम नहीं होने चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि यहाँ पे वही नंबर हो जो यहाँ पर है, तो जनरली हम डिफरेंट कर देते हैं। तो अब x प्लस वाई क्या होगा, 2k प्लस 2m, 2 कॉमन है, k प्लस m, और k आपको पता है इंटीजर है, m इंटीजर है, और दो इंटीजर्स का सम इंटीजर होता है। ये इंटीजर के एक्सियोम्स है, बेसिक फैक्ट्स हैं अबाउट इंटीजर्स। तो k प्लस m इज आल्सो एन इंटीजर, इसको मैंने s कह दिया, s k प्लस m के बराबर है जो कि इंटीजर है। तो इस तरह x प्लस वाई की फॉर्म आ गई 2s, यानी x प्लस वाई जो है वो एक इवन नंबर है। ये इवन नंबर की फॉर्म होती है, इवन नंबर 2 का मल्टीपल होता है, ठीक है। तो इससे हमने प्रूव कर दिया कि दो इवन नंबर का सम इवन है। इसी तरह अगर एक आपके पास इवन नंबर हो 2k, जहाँ पे k इंटीजर है, एक ऑड नंबर हो 2m प्लस 1, जहाँ पे m जो है वो इंटीजर है, 2m माइनस 1 भी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमने ये प्रूव करना है कि एक इवन और ऑड नंबर का सम जो है वो ऑड होता है। अगर हम वैसे कोई एग्जांपल लें, मेंटली हम देखते हैं 2 में 3 ऐड करेंगे तो 5 ऑड आएगा। तो इसमें 2 के x की वैल्यू रखी, y की वैल्यू 2m प्लस 1 रखी, इसमें 2 कॉमन लिया, k प्लस m इंटीजर है, इसको s कह दिया, तो ये 2s प्लस 1 आया जो कि ऑड नंबर की फॉर्म है। तो इसका एक इवन और ऑड नंबर का सम ऑड होगा। तो इसी तरह आप प्रूव कर सकते हैं कि अगर दो ऑड नंबर है से 3 और 5, उनका जो सम है 8, वो इवन होगा। तो इसको आप जनरली जो है वो आप जो है प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, अब इस तरह अगर आपके पास कोई इवन नंबर है, उसका स्क्वायर इवन होगा या ऑड होगा? इवन होगा। इवन होगा। अच्छा, अगर कोई आपके पास इवन नंबर, यानी इवन नंबर्स को अगर आप इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये स्क्वायर में ले रहा हूं, तो आपको इवन नंबर ही मिलेगा। ये भी, यानी ये भी आपके पास इवन नंबर है। इसको अगर फिर आप एक और इवन नंबर से मल्टीप्लाई करें, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, तो ऑलरेडी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, इवन नंबर मिला, तो फिर इवन को इवन से किया, तो फिर इसका प्रोडक्ट भी क्या होगा, इवन होगा। उसका मतलब इवन नंबर्स को आप जितनी दफा भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करें, n टाइम्स, 2000 टाइम्स, हमेशा आपको जो है वो इवन नंबर ही मिलेगा, ठीक है। अच्छा, क्या ऑड नंबर में भी इसी तरह है? क्या ऑड नंबर को भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ऑड नंबर ही मिलेगा? हाँ, उसमें भी ऐसी है। जैसे अगर फर्ज करें, मैं प्रूव करता हूँ कि अगर आपके पास x ऑड है, फर्ज करें x इज ऑड, तो फिर हम प्रूव करते हैं कि इसका जो क्यूब होगा वो भी आपके पास ऑड होगा। x क्यूब इज ऑड, ये हमने प्रूव करना है। ये गिवन है, x इज ऑड, ये प्रूव करना है, x क्यूब इज ऑड। और x क्योंकि ऑड है, यानी किसी ऑड नंबर का क्यूब भी ऑड होगा। x ऑड है तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी आपके पास, 2k प्लस 1 या 2k माइनस 1 ले लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां पे k जो है आपके पास वो कोई भी इंटीजर है, ठीक है। तो अब मैंने प्रूफ करना है इसका जो क्यूब होगा वो आपके पास ऑड होगा। तो मैं अगर क्यूब लूं, x क्यूब यानी 2k प्लस 1 का क्यूब, तो इसको a प्लस बी होल क्यूब से मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ। a प्लस बी होल क्यूब से एक्सपेंड करेंगे a क्यूब, तो 2k का क्यूब ये हो गया 8k क्यूब। फिर होता है 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर 4k स्क्वायर हो जाएगा, 4 3 12, तो ये 12k स्क्वायर, ये 3a स्क्वायर भी है, फिर 3ab स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 3 टाइम्स 3 को 2k से मल्टीप्लाई कर दें 6k, और 1 का क्यूब ये 1 है, ठीक है ना। ये मैंने इसको a प्लस बी होल क्यूब से एक्सपेंड किया। अब ये जो आपके पास टर्म्स है ना, इनमें से देखें आप क्या कॉमन ले, 2 कॉमन ले। आप इसको आपने स्क्वायर मिस कर दिया, स्क्वायर इस पे होगा, हाँ ये, तो इसमें से 2 कॉमन ले लें, तो ये आपके पास 4k क्यूब हो गया आपके पास, और फिर ये हो गया 6k स्क्वायर, और ये आपके पास हो गया 3k, और ये लास्ट में आपके पास हो गया 1। अब देखिए जो ब्रैकेट में एक्सप्रेशन है 4k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 3k, इस पे k आपको पता है वो इंटीजर है। ये एक्सप्रेशन मुझे बताएं ये क्या है, ये इंटीजर है या नहीं है? इस पर आप इंटीजर्स के एक्सियोम्स लगा लें। k 3k इंटीजर है, k का स्क्वायर इंटीजर है, 6 से मल्टीप्लाई किया, 6k स्क्वायर में इंटीजर हुआ, k क्यूब इंटीजर की कोई पॉजिटिव पावर ले, वो जो 4 एक्सियोम है ना कि दो इंटीजर्स का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और पॉजिटिव पावर वो हमेशा इंटीजर होती है, वो सब इस पे लग रहे हैं। तो k क्यूब इंटीजर है, 4k क्यूब इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, इंटीजर है, 3 इंटीजर का सम इंटीजर है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ये इंटीजर है, इसको s कह दे जो कि इंटीजर है। तो इस तरीके से हमें जो फॉर्म मिल रही है x क्यूब की,
वो क्या मिल रही है, ये आपको मिल रही है 2s प्लस 1, जो कि क्या है आपके पास, ऑड है। ये हमने प्रूव कर दिया कि अगर एक ऑड नंबर है तो उसका क्यूब जो होता है वो भी आपके पास जो है वो ऑड होता है। बात क्लियर है आपके पास, ठीक है ना? अच्छा, तो अब इसमें अब ये थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको मैंने दे दिया है अभी। तो अब हम क्रिप्टोग्राफी पे आएंगे। तो अब उसके अंदर हम जो यूज करते हैं क्रिप्टोग्राफी में, उसके अंदर हम इंटीजर्स के खास सेट, खास क्लास यूज करते हैं, वो इंटीजर्स मॉडुलो n, इंटीजर्स मॉडुलो n, जिसको मैं डिनोट, z तो इंटीजर है, ये z सब n इससे डिनोट करते हैं। तो क्या ये इंटीजर मॉडुलो n, जैसे z सब 4 है, इसका मतलब है कि अगर आप किसी भी इंटीजर को, कोई भी इंटीजर उसको आप 4 से डिवाइड करें तो ये पॉसिबल रिमाइंडर्स का सेट है। तो अगर आप किसी भी इंटीजर को 4 से डिवाइड करते हैं तो पॉसिबल रिमाइंडर्स कौन कौन से हो सकते हैं, 0, 1, 2 और 3, ये 4 पॉसिबल रिमाइंडर्स है। तो ये जो सेट है ना, इंटीजर मॉडुलो 4 है। ये आपके पास सेट क्या है, इंटीजर मॉडुलो 4 है। अब जैसे अगर आप इंटीजर्स को लिखे, आपको पता है इंटीजर्स तो इन्फिनिट है, 0, 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी, और फिर -1, -2, -3, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम 3 के बाद अगर हम 4 लेते हैं इंटीजर, तो 4 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा, तो ये एक्चुअली ये 0 में कन्वर्ट हो गया। अब 3 के बाद जो भी इंटीजर्स होंगे वो सब इन्हीं किसी ना किसी इंटीजर पर मैप हो जाएंगे। जैसे 5 है, तो एक्चुअली जो 5 है वो इसके अंदर 1 है। तो इंटीजर मॉड्यूलो 4 का मतलब ये कि अगर आपके पास कोई भी इंटीजर है, जैसे लेट से 17 है, उसको आप 4 से डिवाइड करके देखें रिमाइंडर क्या आता है। तो अगर मैं 17 को 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या होगा, 1। तो इसके अंदर जो 17 है वो ऑलरेडी मौजूद है 1 की फॉर्म में। तो ये जो एक्चुअली 1 है ना, ये उन सारे इंटीजर्स के बराबर है जो उस वक्त हासिल, जिनको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो उनका रिमाइंडर 1 होगा। जैसे 1 आपके पास जो मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूं, समझ गई सर। 1 का मतलब क्या है, ये स्क्वायर ब्रैकेट में 1 का मतलब है वो सारे इंटीजर्स जिनको 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 है। एक तो खुद वो 1 है, फिर उसके बाद 5 है, 1 के अंदर ये मॉड्यूलो 4 ऐड कर दे 5, क्योंकि 5 को 4 से डिवाइड करेंगे फिर रिमाइंडर 1 आएगा। फिर 5 में 4 ऐड कर दे 9, 9 को 4 से डिवाइड करें फिर रिमाइंडर 1 आएगा। फिर 9 में 4 ऐड कर दे, कितना हो जाएगा, 13, ठीक है ना। तो एक्चुअली ये मैंने एक तरीके से इसको इस तरह लिखना चाहिए कि उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ जाएंगे आपके पास। ये है आपके पास 1, आगे 4 ऐड करें 5, 5 को 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या होगा, 1। फिर 4 ऐड करें 9, 9 को 4 से डिवाइड करें रिमाइंडर क्या होगा, 1। तो इस तरह अप टू इंफिनिटी 9 के बाद नंबर क्या होगा, 13। 4 फॉरवर्ड जाने के लिए 4 को आप ऐड करें, बैकवर्ड जाने के लिए 4 को माइनस करें। जैसे 1 से पीछे जो इंटीजर है 1 -4 -3, तो -3 को भी अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे ना तो रिमाइंडर 1 आएगा। कैसे, अगर आप डिवीजन एल्गोरिथम लगाएं इस पर, -3 को मैं डिवाइड कर रहा हूं 4 से, तो यार कि रिमाइंडर कैन नॉट बी नेगेटिव, रिमाइंडर कैन नॉट बी ग्रेटर देन 4। तो यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर मैं लेता हूँ, अगर मैं 4 को -1 से मल्टीप्लाई करूं, -1, तो ये कोशेंट है, तो ये -4, और -4 को -3 करने के लिए रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 1। इसमें भी रिमाइंडर आपके पास क्या है, 1। तो इसलिए -3 को जब 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा 1। -3 से पिछला नंबर क्या होगा, -4, मॉड्यूलो माइनस कर दें, -3 -4 -7, -7 को भी अगर आप डिवाइड करोगे ना 4 से रिमाइंडर 1 आएगा। तो -7 के लिए कोशेंट होगा -2, 4 इंटू -2 -8 + 1, ताकि ये -7 हो जाए। इसमें भी रिमाइंडर 1 है। फिर -7 -4 पिछला नंबर है -11। इसका आप अप टू -इन्फिनिटी कोई भी नंबर निकाल सकते हैं। तो फॉरवर्ड जाने के लिए मॉड्यूलो को ऐड करते हैं, बैकवर्ड जाने के लिए मॉड्यूलो को माइनस करते हैं। तो इंटीजर मॉड्यूलो 4 का मतलब वो नंबर्स का सेट है जिसको जब 4 से डिवाइड करें तो पॉसिबल रिमाइंडर्स आएंगे, उनका जो सेट होगा वो इंटीजर मॉड्यूलो 4 है। तो इसमें फायदा क्या है, हमारे जो इंटीजर्स है वो तो इन्फिनिट है, लेकिन ये जो इंटीजर मॉड्यूलो 4 है ये फाइनाइट है।
तो हम क्या करते हैं, एक इन्फिनिट सेट को मॉडुलो n यूज करके फाइनाइट सेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये जो इन्फिनिट सेट है ना, एक्चुअली ये ये जो फाइनाइट सेट है, ये एक्चुअली इस इन्फिनिट सेट ही के बराबर है, इसके इक्विवेलेंट है। इसमें फायदा ये है कि हमारे पास फाइनाइट नंबर है, तो इसमें कैलकुलेशन हमारे लिए आसान होगी। तो ये इंटीजर मॉडुलो 4 है आपके पास। इसी तरह अगर फर्ज करें इंटीजर मॉडुलो 7 हो, तो इंटीजर मॉडुलो 7 में कौन कौन से नंबर होंगे? आप किसी भी इंटीजर को 7 से डिवाइड करें तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या हो सकते हैं? 0 1 0 2 1 3 से 4 लेकर 5 6 तक, ये पॉसिबल रिमाइंडर्स है, 7 वैल्यूज है, ठीक है ना। तो 6। इसके अंदर जो आपके पास 1 होगा, उसका मतलब क्या होगा? वो तमाम नंबर जिनको 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 हो, ठीक है ना। तो अब इसमें ये मॉडुलो अर्थमेटिक जो इसकी हमें जरूरत पड़ती है क्रिप्टोग्राफी में, तो इसलिए ये मैं आपको मॉडुलो जो है, मैं आपको पहले मॉडुलो सेट बताया, अब मॉडुलो अर्थमेटिक या मॉडुलो मैथमेटिक या मॉड्यूलर मैथमेटिक। तो ये जो मॉड्यूलर मैथमेटिक है आपके पास, ये डिपेंड करती है रिमाइंडर पर। रिमाइंडर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मॉड्यूलो अर्थमेटिक है या मॉड्यूलर अर्थमेटिक है, इट डिपेंड्स ऑन रिमाइंडर्स आर। रिमाइंडर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो इसलिए हम जो है इनको यूज करते हैं। इनसे हमारी जो कैलकुलेशन है वो बहुत आसान हो जाती है। तो ये मॉड्यूलर अर्थमेटिक डिपेंड्स ऑन रिमाइंडर आर, ठीक है ना। तो अब जैसे मिसाल के तौर पे अब मैं आपसे कहता हूं कि आज क्या दिन है? आज क्या दिन है? वेडनेसडे। तो टुडे इज वेडनेसडे। तो अब आप मुझे बताएं कि अगर आज वेडनेसडे है तो 5673 डेज के बाद कौन सा दिन होगा? अब इसको हम ऐसे नहीं कि हम 7 करके उससे निकाले, तो इसमें हम ऐसा करते हैं, हमें पता है कि अगर आज वेडनेसडे है तो 7 दिन के बाद दोबारा क्या होगा? वेडनेसडे होगा, ठीक है ना। तो जब रिपीटिशन होती है तो वहां पे रिमाइंडर की अहमियत बहुत बढ़ जाती है। वहां पे हम जो है मॉड्यूलर अरिथमेटिक यूज करते हैं। तो क्योंकि हर 7 दिन के बाद वही दिन होगा जो आज, यानी 7 डेज के बाद वही वेडनेसडे होगा, फिर अगेन +7 यानी 14 डेज के बाद। ये 14 डेज क्या है? 7 × 2 7 का मल्टीपल है। तो आप सिंपली 5673 है ना, आप इस पर डिवीजन एल्गोरिथम लगाएं। इसमें जो मॉड्यूलो हम यूज कर रहे हैं डिवाइजर, वो है 7, क्योंकि जो दिन होते हैं ना, हर 7 दिन के बाद दिन रिपीट होते हैं। तो यहाँ पे मॉड्यूलो जो हम यूज कर रहे हैं 7 है, डिवाइजर जो है वो 7 है। तो हम डिवीजन एल्गोरिथम लगाते, तो अब इसको अगर आप डिवाइड कर दें 5673 को 7 से, तो देखिए कोशेंट आपके पास क्या आता है और रिमाइंडर आपके पास क्या आता है। तो अगर आप डिवाइड करें, आप जो है कैलकुलेटर से इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो उसमें अब जाहिर है कि आपको रिमाइंडर तो नहीं बताता, वो डेसिमल में बताता है। तो जैसे मिसाल के तौर पे, अब जैसे मैं इसको कैलकुलेटर से अगर मैं डिवाइड करता हूँ, 5673 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो ये मुझे दे रहा है 810.42। पॉइंट के बाद ये जो 4 है ना, रिमाइंडर की वजह से। पॉइंट से पहले जो आपके पास है 810, ये आपके पास कोशेंट है। तो आप डेसिमल पार्ट को छोड़ दें, आपको सिर्फ कोशेंट मिल गया 810, ठीक है ना। तो अब अगर आपको कोशेंट मिल गया तो आप रिमाइंडर जो है वो आप किस तरह निकाल सकते हैं? जो आपका डिविडेंड था 5673, ठीक है ना। तो आप जो आपके पास आपका जो कोशेंट आया था उसको आप 7 से मल्टीप्लाई करके ये जो डिविडेंड है इसमें से माइनस करते हैं, -7 × 810, तो ये आपको रिमाइंडर मिल जाएगा जो कि है 3। तो तो ये आपके पास, तो जब आप कैलकुलेटर से 5673 को आप डिवाइड करेंगे 7 से, तो ये आ जाएगा 810 पॉइंट समथिंग। तो जो पॉइंट के बाद है उसको आप निगलेक्ट कर दें, ये जो 810 है ये कोशेंट है। तो अब रिमाइंडर किस तरह निकालते हैं? रिमाइंडर निकालने के लिए
ये आपके पास जो ये देखें यही फॉर्मूला ए प्लस बी क्यू प्लस आर, वहां से रिमाइंडर आपके पास क्या आ जाएगा, ए माइनस बी क्यू। ठीक है, तो यहां पर ए जो है आपके पास वो डिविडेंड आपके पास कितना था 500,5673 माइनस बी डिवाइजर 7 और कोशेंट आपके पास कितना था 810। यानी ये जो कोशेंट आया है इसको डिवाइजर बी 7 से मल्टीप्लाई करके डिविडेंड ए में से माइनस कर देंगे तो रिमाइंडर आपके पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो आपके पास एक्सप्रेशन था इसको यानी आप ये लिख सकते हैं इस तरह, इसके अंदर कोशेंट जो है 7 के कितने मल्टीपल्स इसके अंदर फिट होंगे 810 और बाकी रिमाइंडर क्या बच जाएगा आपके पास 3। ठीक है, तो अगर आज वेडनेसडे है तो 5673 डेज के बाद वही दिन होगा जो 3 दिन के बाद है, क्योंकि ये तो ये जो 7 के मल्टीपल्स हैं ये तो रिपीट होके वेडनेसडे ही देंगे ना, तो बाकी जो पार्ट बचा है 3 दिन का ये हमें बताएगा कि 5673 डेज के बाद कौन सा दिन है। तो 5673 डेज के बाद वही दिन होगा जो 3 दिन के बाद होगा। तो 3 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, आज वेडनेसडे है तो एक दिन के बाद थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो 5673 डेज के बाद जो है वो सैटरडे होगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो यहां पर हमने मॉड्यूलो 7 यूज किया, हमने डिवीजन एल्गोरिथम से रिमाइंडर मालूम कर लिया। तो अब ये रिमाइंडर हमें आंसर देगा कि ये जो एक्चुअल वैल्यू है इसकी जो सॉल्यूशन है वो रिमाइंडर पर डिपेंड करती है। तो हम मॉड्यूलो अरिथमेटिक में जो हम रिमाइंडर को यूज करते हैं। बात क्लियर है? सर एक एग्जांपल दोबारा देके समझा देंगे रिमाइंडर वाली बात। रिमाइंडर आप किस तरह निकालते हैं अगर आपने कैलकुलेटर से निकालना है? ठीक है ना, वो मुझे क्लियर हो गया। अच्छा मुझे ये वाली बात समझ नहीं आ रही है कि ये 3 डेज बाद दोबारा से सैटरडे होगा, ये वाली बात क्लियर नहीं है। देखिए 5673 डेज के बाद हमने मालूम करना कौन सा दिन है। तो आपको पता हर 7 दिन, अगर आज बुध है वेडनेसडे, तो हर 7 दिन के बाद कौन सा दिन होगा वेडनेसडे। तो अगर 810 टाइम्स 7 रिपीट हो तो वेडनेसडे पर ही पहुंचेंगी ना आप। जैसे पहली दफा 7 वेडनेसडे आया, फिर दूसरी दफा 7 यानी 14 डेज के बाद फिर वेडनेसडे पे आ गए। अच्छा, तीसरी दफा, समझ में आ रही बात? यानी ये आपके पास जो 7 है ये कितनी दफा रिपीट होगा 810 टाइम्स था रिपीट होता रहेगा 810 और वो वापस वेडनेसडे बाकी देगा। फिर रिमाइंडर पार्ट कितना बचा 3 बचा ना। तो इसका मतलब है कि 5673 डेज के बाद वही दिन होगा जो एक्चुअली 3 दिन के बाद है। बात क्लियर है? सही है ना। तो फिर 3 दिन यानी हमने डिवीजन एल्गोरिथम से हम रिमाइंडर निकाल लेते हैं और फिर हमें पता चल जाएगा कि जो है कौन सा दिन है। तो हमें इस तरह नहीं करना पड़ेगा कि हम ये काउंट करें 14, 21, 28, ये तो इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। समझ आ रही बात? तो मतलब आप जो है आप एक प्रोग्राम बना सकते हैं डिवीजन एल्गोरिथम का कि उसमें अगर आप ए और बी और क्यू आप ले इनपुट, तो आप आर जो है वो आउटपुट कर सके। यानी आपके इनपुट जो अच्छी रियल लाइफ एग्जांपल है जी, ये अच्छी रियल लाइफ एग्जांपल भी है। हाँ, इसी तरह अब डिवीजन एल्गोरिथम की कोई रियल लाइफ एग्जांपल दे। हाँ, अब जैसे अगर आप 24 आवर की आपकी क्लॉक है, एक 24 आवर की क्लॉक होती है, 0 जो है रात के 12 बजते, फिर जो 12 होता है दिन के 12 बजते, 13 दोपहर के 1 बजते, फिर 14, 15 और जब वो 24 पर पहुंचता है तो वो आपके पास जो है दोबारा 0 हो जाता है। तो वो मॉड्यूलो 24 है, उसमें 0 से लेकर 23 तक नंबर है। तो ये जो मॉड्यूलर अरिथमेटिक है इसको हम क्लॉक अरिथमेटिक भी कहते हैं। जैसे क्लॉक जो होती है आपके पास, उसमें 12 के बाद नंबर रिपीट होते हैं, तो वो आपके पास मॉड्यूलो 12 होती है। तो अब जैसे ये आपके पास जो है Z7 है, तो Z7 जिसके अंदर आपको पता है ये आपके रिमाइंडर हैं 0 से लेकर 6 तक, तो ये एक तरीके से ये आपकी 7 क्लॉक है। यानी ये 0, फिर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये आपके पास 6। तो अब इसमें देखें क्लॉक वाइज का मतलब है पॉजिटिव और एंटी क्लॉक वाइज का मतलब है नेगेटिव। अब जैसे अगर आप इस क्लॉक में जो है 12 है, 12 इस क्लॉक में किसके बराबर होगा? तो ये क्योंकि आप मॉड्यूलो 7 में काम कर रहे हैं तो इसके अंदर जो भी आपके नंबर होने चाहिए वो 0 से 6 के अंदर होने चाहिए। अब कोई भी नंबर अगर इसके अंदर नहीं है तो आप क्या करें, उसका आप मॉड ले 7 के साथ। मॉड ऑपरेटर है। मॉड ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, आप रिमाइंडर मालूम करते हैं, आप प्रोग्रामिंग में भी यूज करते हैं।
जैसे C++ में जो आपके पास परसेंटेज साइन है वो मॉड्यूलर अर्थमेटिक, वो मॉड ऑपरेटर होता है परसेंटेज साइन, उससे आप रिमाइंडर निकालते हैं, मॉड्यूलो निकालते हैं, इंटीजर डिवीजन होती है उससे भी। तो ये 12 को अगर आप 7 से डिवाइड करें तो आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा, 7 1 जा 7, रिमाइंडर क्या आएगा आपके पास 5। ठीक है, तो एक्चुअली 12 mod 7 आपके पास क्या है 5 है। तो आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर फर्स्ट करें मैं 12, ये प्लस है, अगर मैं 12 यूनिट्स लूं यहाँ से क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 पर मैं दोबारा 0 पर पहुंच गया, फिर 8 9 10 11 12, तो 12 इसमें क्या है 5 है। बात समझ में आ रही है? इस तरह अगर आपके पास 23 mod 7 है, mod का मतलब है कि आप डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर निकालेंगे, तो 23 mod 7 का मतलब है आप 23 को 7 से डिवाइड करें तो 7 3 21 होता है। देखिए 7 का मैक्सिमम कौन सा मल्टीपल इससे क्लोज है, तो 7 3 21 है, तो रिमाइंडर आपके पास क्या है 2 है, तो 23 mod 7 का आंसर क्या है 2। बात समझ में आ रही है? यानी इस क्लॉक में ये 7 क्लॉक है, यानी ये 7 वर्ड है, इसके अंदर सिर्फ ये 7 सिंबल्स हैं और सारी चीजें इन 7 सिंबल्स के अंदर रिप्रेजेंट होंगी। अच्छा, अब ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब है क्लॉकवाइज, नेगेटिव का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। अब जैसे अगर फर्ज करें मैं आपके पास ये मॉडुलो 7 में -2 जो है, इसका मतलब क्या है, मॉडुलो 7 में -2 का मतलब है आप अगर 0 पर हैं, माइनस का मतलब है आप जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज 1 और 2, तो -2 का मतलब 5 है, -2 और 5 बराबर है मॉडुलो 7 में। देखिए 5 का मतलब है कि आप 0 से 5 यूनिट क्लॉकवाइज चले तो 5 तक पहुंचेंगे, और -2 का मतलब है आप 0 से 2 यूनिट एंटी क्लॉकवाइज चले तो जब भी आप किस पर पहुंचेंगे 5 पर पहुंचेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसी तरह इसमें मॉडुलो 7 में -1 क्या होगा, मॉडुलो 7 में -1 क्या होगा 6, -1 क्या होगा आपके पास 6 होगा। बात क्लियर है? तो मतलब इसको अगर इस तरह देखें, मॉडुलो अगर फर्ज करें मैं, अच्छा चले -3 है, मॉडुलो 7 में -3 ये इसकी नेगेटिव फॉर्म है और ये इसकी पॉजिटिव फॉर्म है। अगर हम इसको पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट करें तो -3 की पॉजिटिव फॉर्म क्या होगी मॉडुलो 7 में। तो आप ये पूछेंगे किस मॉडुलो में, क्योंकि हर मॉडुलो की अपनी कैलकुलेशन होगी। मॉडुलो 7 में, तो मॉडुलो 7 में -3 का मतलब क्या है, -3 यानी अगर आप 0 पर हैं, माइनस का मतलब आप एंटी क्लॉकवाइज जाए, तो 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, तो ये -3 का मतलब क्या हो जाएगा 4। तो देखिए मैथमेटिकली अगर हम कोई कोड बनाना चाहते हैं उससे हम किस तरह निकालेंगे, अगर आपने कोई नेगेटिव फॉर्म है उसको आपने पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सिंपली उसके अंदर आप जो है मॉड को ऐड कर दें, मॉड को ऐड कर दें, -3 + 7 तो आपको उसकी पॉजिटिव फॉर्म मिल जाएगी 4। सही है ना? अच्छा, अब ये जो आपके पास ये जो, अब जैसे ये आपके पास है -6, अब मॉडुलो 7 में -6 की पॉजिटिव फॉर्म क्या होगी, इसके लिए मॉड इसमें ऐड करें -6 + 7, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 1। अच्छा, अब अगर फर्स्ट करें पॉजिटिव फॉर्म है 3 है, 3 की नेगेटिव फॉर्म क्या होगी, तो पॉजिटिव फॉर्म को नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मॉड उसमें से माइनस कर दें, 3 - 7 क्या हो जाएगा -4। तो नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए मॉड ऐड करें और जब तक नेगेटिव है उसमें मॉड ऐड करते जाएं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर फर्स्ट करें -29 है, अब इसको मैंने मॉडुलो 7 में इसकी पॉजिटिव फॉर्म बतानी है क्या होगी, तो इसके अंदर आप अगर मॉडुलो ऐड करते हैं -29 में 7, तो ये फिर भी नेगेटिव रहेगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा -22। फिर आप इसमें मॉड ऐड कर दें, यानी अब इसमें 7 का कोई मल्टीपल जो है वो आपको ऐड करना पड़ेगा उस वक्त तक जब तक ये पॉजिटिव नहीं बन जाता। तो अब देखें इसमें 7 के कौन सा मल्टीपल मैं ऐड करूं, 7 4 28 है, ये फिर भी नेगेटिव रहेगा। तो 7 का जो लीस्ट मल्टीपल है जो उसको पॉजिटिव बनाए वो 5 है, तो 7 × 5 कितना होता है 35, 35 - 29 ये कितना हो गया 6। तो -29 की जो मॉडुलो 7 में पॉजिटिव फॉर्म है वो आपके पास क्या है, वो 6 है। बात क्लियर हो रही है? ठीक है ना? तो आप मॉडुलो समझ गए क्या है, फिर मॉडुलो में आप पॉजिटिव फॉर्म निकाल सकते हैं, नेगेटिव फॉर्म। याद रखें मॉडुलो जो है ये क्लॉक अर्थमेटिक है, सो एक क्लॉक होती है आपके पास जो जनरल क्लॉक है, उसमें जो 12 है ना वो 12 मॉडुलो है, उसमें 12 एक्चुअली 0 है। ठीक है ना? जब घड़ी दोबारा 12 पे आएगी तो वो एक्चुअली 0 है। अब क्योंकि आम आदमी जो है वो घबरा जाएगा कि यार ये 0 कैसे आ गया, वो 12 के साथ कंफर्टेबल है, तो उसको हम 12 लिखकर बताते हैं। 12 और 0 में कोई फर्क नहीं है,
मॉड्यूलो 12 में 0 और 12 बराबर है। जैसे आपके पास मॉड्यूलो 7 में 1 और 8 बराबर है। 1 जो है और 8 बराबर है, क्यों? क्योंकि 1 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर भी 1 आएगा, 8 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे भी तो रिमाइंडर 1 आएगा। अच्छा, अब अगर कोई नंबर, जैसे अगर डिविडेंड जो है वो डिवाइजर से छोटा है तो फिर हम उसके ऊपर डिवीजन एल्गोरिथम किस तरह लगाते हैं? जैसे 5 है, ये ए है, इसको अगर मैं 7 से डिवाइड करूं, अब यहाँ पे जो डिवाइजर है इज ग्रेटर देन डिविडेंड, ये बी है, तो अब 7 के कितने मल्टीपल 5 में फिट होंगे? 7 का कोई भी मल्टीपल 5 में फिट नहीं होगा, यानी 7 के 0 मल्टीपल 5 में फिट होंगे। ये कोशेंट होगा, कोशेंट इसमें 0 होगा और 5 क्या होगा? रिमाइंडर बन जाएगा, ये रिमाइंडर है। तो अगर डिविडेंड डिवाइजर से छोटा है तो उसका रिमाइंडर वो खुद अपने बराबर ही है, यानी अगर एक छोटे नंबर को आप बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे, कोशेंट 0 होगा, तो रिमाइंडर वो खुद अपने बराबर ही आ जाएगा। जैसे अगर 2 है, 2 का मैं मॉड निकालता हूँ 5 से, यानी 2 को आप 5 से डिवाइड करें और रिमाइंडर बताएं, तो ये 2 के बराबर ही होगा, क्योंकि इसमें कोशेंट जो है आपके पास वो 0 होगा। बात क्लियर है? ठीक है। तो अब जैसे तो अब इसके अंदर अब आपके पास हम क्रिप्टो, अब थोड़ी सी मैं आपको क्रिप्टोग्राफी, अब आप थोड़ा सा बैकग्राउंड आ गया आपके पास इसका। तो एक तो है आपके पास क्रिप्टोलॉजी और एक आपके पास है क्रिप्टोग्राफी, दोनों में फर्क है। अब जैसे आपके पास क्रिप्टो अर्थमेटिक क्या है? जी, क्रिप्टो अर्थमेटिक क्या चीज है? क्रिप्टो अर्थमेटिक का मतलब है कि आप जब कोई क्रिप्टोग्राफी के अंदर आपके पास जो है इंक्रिप्शन स्कीम होती है, आप कोडिंग करते हैं, तो उसके लिए आप जो अर्थमेटिक यूज करते हैं उसके अंदर वो आमतौर पे उसको हम कहते हैं क्रिप्टो अर्थमेटिक, और उसके अंदर हम मॉड्यूलो अर्थमेटिक यूज करते हैं। उसके अंदर ज्यादातर हम क्या यूज करते हैं? मॉड्यूलो अर्थमेटिक यूज करते हैं। अभी जैसे आगे आगे आप करेंगे तो आप समझ जाएंगे उसको। तो क्रिप्टोलॉजी में और क्रिप्टोग्राफी में जो है फर्क है आपके पास, तो ये वही फर्क है जो बायोलॉजी में और बॉटनी में। तो बायोलॉजी और बॉटनी में क्या फर्क है अगर आपको पता हो? बायोलॉजी में बायोलॉजी भी आती है और zoology भी आती है, और बॉटनी में सिर्फ प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, तो बायोलॉजी तो आपके पास ओवरऑल एक लार्ज आपके पास सब्जेक्ट है, और बॉटनी जो उसके एक ब्रांच है। मतलब बायोलॉजी स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स है, अब उसमें एनिमल्स और प्लांट्स दोनों आ जाते हैं। अगर आप प्लांट्स को डिस्कस कर रहे हैं तो वो बॉटनी है। तो अब क्रिप्टोग्राफी में हम ये करते हैं कि हम किसी के साथ इस तरह कम्युनिकेट करना चाहते हैं, हमारी जो कम्युनिकेशन है वो सीक्रेट हो, कोई हमारे जो ओपोनेंट है वो उसको पढ़ नहीं सके, उसको समझ नहीं सके। जिस तरह जंगों में हमें जरूरत होती है, अगर हम जंग की जो कमांडर है अपनी फौज के साथ वो कम्युनिकेट कर रहा है, तो उसकी जो भी लैंग्वेज होगी वो सीक्रेट लैंग्वेज होगी, कोडेड होगी। या हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, हम अपने कोई ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन ज़ाहिर हम उसको छुपा के रखना चाहेंगे तो वो भी कोडेड होगी। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन आपके पास होती है, आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं या ई कॉमर्स आप कर रहे हैं, कोई चीज़ खरीद रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो फिर उस पर हमें अपने जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको हमने कोडेड फॉर्म में, सीक्रेट फॉर्म में लिखना होता है। तो वहां पे फिर हम जो है क्रिप्टोलॉजी यूज करते हैं। तो क्रिप्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मेकिंग सीक्रेट मैसेजेस। जो सीक्रेट मैसेजेस है उनको आप किस तरह बनाएं, उनको किस तरह फॉर्म करें, वो आपके पास है क्रिप्टोलॉजी। अच्छा, और जो सीक्रेट मैसेजेस आप बना रहे हैं तो उसके अंदर ये भी है कि कोई दूसरा आपको अगर मैसेज सीक्रेट भेजता है तो आप उसको डी कोड किस तरह करें। आप अपने मैसेज को कोड करके भेजते हैं, ये इंक्रिप्शन है। फिर आप उसको डिकोड, आपका जिसको आप भेज रहे हैं वो उसे डिकोड करेगा, ये डिक्रिप्शन है। तो एक तो कोडेड मैसेज को आप बनाएं, उसे इनकोड करें, डिकोड करें, तो ये तो आपके पास जो सब्जेक्ट है ये आपके पास है क्रिप्टोलॉजी। ठीक है ना? तो इसके अंदर ये दोनों बातें आ जाती है कि आप कोड बनाते भी हैं और साथ साथ यानी कोड आप इनक्रिप्ट भी करते हैं, इनकोड भी करते हैं और डिकोड भी करते हैं। जबकि क्रिप्टोग्राफी में हम क्या करते हैं? हम सिर्फ इनकोड करते हैं, यानी क्रिप्टोग्राफी में हम सिर्फ सीक्रेट मैसेजेस को इनकोड करते हैं। ठीक है ना? और अगर अब जैसे एक और चीज भी आपके पास है कि अगर आप अपने मैसेज को इनकोड कर रहे हैं, आप किसी दूसरे को भेजते हैं, बीच में कोई ओपोनेंट उसको रिसीव कर लेता है, अब वो उसको ब्रेक करना चाहता है, आपका जो कोड है वो उसको ब्रेक करके मालूम करना चाहता है उसमें आपका मैसेज क्या है। तो अगर आपके पास कोई मैसेज है और आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, आपके पास कोई कोडेड मैसेज है, आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है और आप उसको ब्रेक करना चाहते हैं, यानी ब्रेकिंग द कोड, तो इसको हम कहते हैं क्रिप्ट एनालिसिस। तो एक तो आप कोड आप बनाते हैं खुद, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है, आपने इनकोड कर दिया
और वो जो इन्फॉर्मेशन है आपने अपने फ्रेंड को भेजी, उसके पास भी इन्फॉर्मेशन है उसे डिकोड करने की, उसने उसको डिकोड कर लिया। तो ये तो एक पार्ट है कि आप इनक्रिप्ट कर रहे हैं और डिक्रिप्ट कर रहे हैं। एक दूसरा पार्ट है कि बीच में कोई आपका ओपोनेंट है, कोई आपका एनिमी है, वो उस मैसेज को रिसीव करता है, अब उसके पास मालूम नहीं, उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसके पास की नहीं है, इंक्रिप्शन की उसके पास नहीं है जिसकी मदद से वो उसे डिक्रिप्ट कर सके। तो फिर वो क्या करता है, वो ब्रेक करना चाहता है अपनी मैथमेटिकल नॉलेज को यूज करके, तो उसे हम कहते हैं क्रिप्ट एनालिसिस। तो क्रिप्टोलॉजी में ये दोनों चीजें आ जाती हैं, यानी आप कोड बनाएं, कोड इंक्रिप्ट करें, कोड डिक्रिप्ट करें और कोड को ब्रेक करें। ब्रेक का मतलब ये है कि आप उसको इलीगली ब्रेक कर रहे हैं, आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है ना। तो यानी इनकोड करना, कोड को बनाना, डिकोड करना, कोड को आप जो है उसको असल फॉर्म में लेकर आए। तो इनकोडिंग ये आपके पास क्रिप्टोलॉजी में है, और फिर आप उसको डिकोड करते हैं, ये आपके पास क्रिप्टोलॉजी का हिस्सा है, इसकी स्टडी। और फिर आप उसकी जो है एनालिसिस करते हैं, क्रिप्ट एनालिसिस, यानी कोई किसी का कोड आपने रिसीव किया, इंटरसेप्ट किया है, तो आप जो है उसको ब्रेक करना चाहते हैं विदाउट कंप्लीट इंफॉर्मेशन, तो ये क्रिप्ट एनालिसिस है। तो ये जो तीनों चीजें हैं ये आपकी आ जाती हैं क्रिप्टोलॉजी में, यानी क्रिप्टोलॉजी में स्टडी है इनकोडिंग, डिकोडिंग और एनालिसिस की। जबकि जो क्रिप्टोग्राफी है इसके अंदर सिर्फ आपके पास ये आ जाएगा, इनकोडिंग और डिकोडिंग, यानी इसकी फिर हम दो ब्रांचेस कर देंगे। एक ब्रांच है क्रिप्टोग्राफी जो इन दो चीजों से ताल्लुक रख रही है, दूसरी ब्रांच है क्रिप्ट एनालिसिस, ये अलग ब्रांच है, ठीक है ना। जैसे ये आपके पास ये जो है ये जैसे ये बॉटनी और जूलॉजी है, और ये पूरा आपकी बायोलॉजी है। तो क्रिप्टोलॉजी में इनकोडिंग, डिकोडिंग और एनालिसिस तीनों आ जाएंगी। तो इसकी दो ब्रांचेस कर लेते हैं हम। क्रिप्टोग्राफी में आप सिर्फ इनकोडिंग और डिकोडिंग करते हैं, क्रिप्ट एनालिसिस में आप जो है ब्रेक करते हैं, ब्रेकिंग द कोड, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस है क्रिप्टोलॉजी और क्रिप्टोग्राफी में। तो हमने पढ़नी है क्रिप्टोग्राफी, यानी क्रिप्टोग्राफी का मतलब है कि इसमें हम कोड को ब्रेक करना नहीं सीखेंगे, कि कोई कोड आपको मिलता है तो आप उसको किस तरह ब्रेक करें, आपके पास इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन की ना हो तो उसको आप किस तरह ब्रेक करें। हम सिर्फ ये करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स की जो इंक्रिप्शन स्कीम है उनको किस तरह इनकोड और डिकोड करते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो आपको पता है कि हम आमतौर पे जैसे इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो मैं इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से बताऊंगा, वैसे आप इंक्रिप्शन किसी भी लैंग्वेज की कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है उस लैंग्वेज में कितने अल्फाबेट हैं। तो अब इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फाबेट हैं? 26। इंग्लिश लैंग्वेज में 26 हैं, 26 अल्फाबेट है। तो इसलिए हम जब इंग्लिश लैंग्वेज को जो है इनक्रिप्ट करते हैं तो उसमें जो हम मॉडुलो यूज करते हैं वो मॉडुलो 26 है। मॉडुलो 26 का मतलब है Z सब 26। तो Z सब 26 में कौन कौन से मेंबर होंगे आपके पास? अगर आप जर्मन लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, लेट्स से उसमें 45 अल्फाबेट्स है, तो उसमें आप मॉडुलो 45 यूज करेंगे। कोई भी लैंग्वेज है उसमें जितने अल्फाबेट्स हैं आप उस वो मॉडुलो यूज करेंगे। उर्दू है तो उर्दू के अंदर 38 अल्फाबेट्स है, तो हम उसमें मॉडुलो 38 यूज करेंगे। तो इसमें जो मॉडुलो 26 आपके पास है, इसमें कौन कौन से मेंबर होंगे? यानी अगर आप किसी भी इंटीजर को 26 से डिवाइड करें तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या होंगे आपके पास? 0 से 25, 1 2 से लेकर 25 तक। तो अब ये जो हमारे पास मॉडुलो 26 के नंबर है ना, इसको हम इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फाबेट्स के साथ असाइन कर देते हैं। यानी ए को हम कोड देते हैं 0, 0 से स्टार्ट लेते हैं। ए इज नॉट 1, ए इज 0। बी आपके पास है 1, और जो जी है आपके पास वो है 25, ठीक है ना। तो याद रखें 2 जो है आपके पास वो सी है, डी जो है आपके पास यानी जो फोर्थ लेटर है, तो क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो उसकी जो मॉडुलो 26 में उसकी इनकोडिंग होगी वो 3 होगी, ठीक है ना। तो आप देखिए कौन सा लेटर है, जैसे लेट से जे है। अब जे देखें आपके पास कौन सा लेटर है, अल्फा, कौन सा अल्फाबेट है? ये 10th अल्फाबेट है, ठीक है ना। तो 10th अल्फाबेट का मतलब है आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जे को आप असाइन करेंगे 9। अब इसको 9 असाइन करेंगे। तो अब इसके अंदर अब आपके पास ये कि आपके पास कोई सिंपल मैसेज है, तो आपके पास जो भी सिंपल टेक्स्ट होता है ना उसको हम प्लेन टेक्स्ट कहते हैं। पी है ये आपका प्लेन टेक्स्ट है, यानी वो मैसेज है जिसको आप सीक्रेट बनाना चाहते हैं, प्लेन टेक्स्ट है। और सी जो आपका ये कोडेड टेक्स्ट है, इसको हम साइफर भी कहते हैं।
कोडेड मैसेज है, कोडेड टेक्स्ट है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इंक्रिप्शन जो है कैपिटल ई, ये एक ऐसा आपके पास प्रोसेस है जो प्लेन टेक्स्ट को कोडेड टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, प्लेन टेक्स्ट को कोडेड टेक्स्ट